अमरावती देश गजपति वर्मा नामक एक राजा द्वारा शासित हो रहा था। राजा को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था, इसीलिए जो भी राजा से मिलता कहता, आप तो इंद्र से भी बढ़कर है महाराज, दिमाग में बुध और यश में सूरज हैं। और बदले में उसे ढेर सारे उपहार मिलते और इस कारण से खजाने से सारा धन समाप्त होता जा रहा था। ये देखकर महामंत्री सेतुपति चिंतित थे और एक दिन महाराज से मिले और कहा, महाराज, जो लोग आपकी तारीफ करते हैं आप उन्हें ढेर सारे उपहार देते हैं। इस वजह से बेमतलब और जबरन की प्रशंसा करके लोग फायदा उठा रहे हैं। प्रशंसा गुलाब के जल की तरह होती है, जब तक बिखरे नहीं पीने का मजा भी नहीं। ऐसे भी उपहारों के नाम पर हमारे खजाने का धन आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, इसीलिए बेहतर होगा कि इस प्रशंसा रूपी झांसे से आप बाहर निकल आएं। महामंत्री की कही बातों को राजा बहुत महत्व दिया करते थे, लेकिन महाराज के लिए तारीफ के शब्दों के लिए ना कहना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए बोले, महामंत्री, प्रशंसा मेरे दिमाग को आनंदित करती है। उन तारीफों के आधार पर मैं और अच्छे से काम करता हूँ, फिर मुझे उनसे मुख क्यों मोड़ना चाहिए? महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए। प्रशंसा पर रोक लगाइए और जो अच्छा तर्क प्रस्तुत कर आपकी बात को गलत ठहराए उसे पुरस्कृत करिए। उससे हमें अपनी कमियां पता लगती हैं। कटाक्ष हमें अच्छे बदलाव लाता है। लेकिन तारीफों के लिए प्रेम उतना ही खराब होता है जितना हमें कटाक्ष लगता है। महाराज महामंत्री को ना नहीं कह सक रहे थे और बोले, महामंत्री, अगर हम कटाक्ष करने वालों को इनाम देंगे तो हर कोई फिर वही करने लगेगा, उससे भी तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। तो आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? महाराज, सिर्फ उसे इनाम दीजिए जिसका कटाक्ष सही हो। हर तर्क पर उपहार देने की जरूरत ही नहीं है। अब से कोई राजा की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। कटाक्ष करिए, कटाक्ष। अगर उनमें से कोई उत्तम कटाक्ष हुआ तो राजा उसे 10,000 रुपए का इनाम देंगे। जैसे ही यह घोषणा लोगों ने सुनी, वो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि उनके हाथ से आसानी से इनाम जीतने का एक तरीका निकल गया था। अब तक वो महाराज की कमजोरियों का भी समर्थन करके उनकी प्रशंसा के गीत गाकर उनसे उपहार ले लिया करते थे। इस बात से दुखी होकर वो महल जाकर तरह तरह से राजा के प्रति उल्टा सीधा कहने लगे और कटाक्ष करने लगे। राजा, जो प्रशंसा सुनने का आदी था, कटाक्ष सहन नहीं कर पाया और किसी का कटाक्ष उसे सही नहीं लगा। खजाने में से उपहार के रूप में धन बाहर नहीं गया। महामंत्री ये देखकर प्रसन्न थे। नीलकांत नाम का एक विद्वान राजा के दरबार में था। जबकि उसमें प्रतिभा बहुत कम थी, वो महाराज की प्रशंसा करके बहुत ऊंचाई चढ़ चुका था। नीलकांत में विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। नीलकांत को पता चला कि प्रशंसा करने पर रोक लगने के पीछे महामंत्री का हाथ है, इसीलिए उसने कटाक्ष करके उपहार बटोरने की सोची ही नहीं। एक दिन महाराज ने उससे पूछा, नीलकांत, तुम एकदम चुप हो, कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? कटाक्ष करने के लिए क्या है महाराज? मैं इस दुख के साथ चुप हूँ कि देवी सरस्वती आपके कारण आंसू बहा रही होंगी, और कुछ नहीं। क्या नीलकांत, क्या देवी सरस्वती हमारी वजह से आंसू बहा रही होंगी? क्या कटाक्ष बेमतलब है? राजा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, हाँ महाराज, आपका तो सोने का दिल है। आप कर्ण की तरह दान करते हैं। सारे विद्वान आपकी उसी तरह प्रशंसा करना चाहते हैं। ईश्वर प्रशंसा से भावुक हो प्रसन्न होते हैं, इसीलिए तो हम प्रार्थनाओं के माध्यम से उनकी वंदना करते हैं। लेकिन आप, जो ईश्वर से भी ज्यादा उदार हैं, आपने अपनी प्रशंसा पर रोक लगा दी है, इसीलिए विद्वानों की भाषा मूक होकर रह गई है महाराज। महाराज से नीलकांत के शब्द सुनकर अंदर की खुशी पर काबू नहीं रह पाया। वो अपने सिंहासन से उठ गए
और नीलकांत को गले लगा लिया और नीलकांत की सराहना करते हुए उसे 10,000 रुपयों से सम्मानित किया और बोले, तुम्हारा कटाक्ष सर्वोत्तम कटाक्ष है। ये देखकर मन ही मन महामंत्री हंस पड़े। साफ था कि राजा की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया था और ये ऐसे ही चलने वाला था। अब इसी तरह के प्रशंसा से मिश्रित कटाक्ष से राजा को खुश किया जाना था, जिससे वो खुश होता। लेकिन फिर भी महामंत्री की उम्मीद समाप्त नहीं हुई थी। उन्हें लगता था कि राजा में एक दिन बदलाव जरूर आएगा। बलैया नाम के एक गांव में महावीर नाम का एक किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। क्योंकि उसे अपने पिता से कोई जमीन जायदाद नहीं मिली थी, वो काम करके अपना जीवन बसर कर रहा था। उसकी पत्नी का नाम था वर्तिका। उस दिन महावीर हमेशा की तरह काम करके घर लौटा और उसने अपना फावड़ा और कुदाल एक तरफ रखी। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और वर्तिका को थमा दिए। बस इतने ही? अगर इतने कम पैसे दोगी तो घर कैसे चलाऊंगी? खाने का सामान कैसे खरीदूंगी? क्या तुम उनसे कह नहीं सकते कि कम पैसे देंगे तो तुम काम नहीं करोगे? मैं क्या कह सकता हूँ, उन्हें खुद समझना चाहिए। वो मुझसे ढेर सारा काम करवाते हैं लेकिन पैसा देने का दिल नहीं रखते। वो एक बिल्ली को खाना नहीं देने का मादा रखते तो हमें क्या देंगे। खैर छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं नहा कर आता हूँ, तुम खाना जरा तैयार कर दो। अच्छा, ये कहकर वर्तिका ने खाना बनाया और एक थाली में परोस दिया। महावीर नहाने के बाद खाना खाने बैठ गया। वर्तिका हाथ का पंखा झलते हुए बोली, सुनो, हम कब तक ऐसे भुगतेंगे? चलो अपना खेत जोतते हैं। किसी और की मजदूरी करने के कहाँ पूरा पड़ता है। अगर हम अपना खेत जोतें तो कुछ पैसे की बचत होगी, ऊपर से वो हमारा अपना काम होगा। अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो अच्छी फसल भी मिलेगी। पता नहीं ये घर कब ढह जाए। अगर अच्छी फसल हुई तो मिले पैसों से घर की छत की मरम्मत करवा सकेंगे। तुम क्या कहते हो? तुमने जो कहा सब ठीक है, लेकिन आजकल भत्ते पर जमीन लेकर उसे जोतना उतना आसान नहीं रहा। मेरे पास उसका एक हल है जी। वो क्या? देखो, वो जंगल जो हमारे गांव के पास है, चलो वही थोड़ी सी जमीन को जोतकर वहां गन्ने की खेती करते हैं। उसकी फसल की बहुत मांग है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो खूब अच्छी फसल होगी। अभी तो हम दोनों हैं, इसीलिए काम चल रहा है। आगे बच्चे होने के बाद कैसे चलेगा? एक बार इसके बारे में सोचो जी। चलो कल जंगल चलकर कुछ जमीन देखते हैं और जोतना शुरू करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक चुड़ैल उनके घर की खिड़की के पास खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही है। उस चुड़ैल ने सोचा, कई दिन हो गए मुझे गन्ने चूसे हुए। इतने समय बाद मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। उगाओ गन्ने उगाओ, मैं उनके मजे लूंगी। ये कहते हुए वो वहां से गायब हो गए। अगले दिन सुबह महावीर ने कुल्हाड़ी ली और जंगल के लिए निकल गया। फिर उसने कुछ जगह के पेड़ काटे और जोतने के लिए जमीन तैयार कर ली। वर्तिका भी उसकी मदद कर रही थी। वो चुड़ैल अदृश्य रहकर उन्हें काम करते देख रही थी। अरे जल्दी करो, ये सब मेरे लिए ही तो कर रहे हो। मेहनत तुम्हारी, मजे मेरे। फिर वो चुड़ैल गन्ने की फसल के ख्वाब देखने लगी। अगले दिन महावीर गन्ने के बीज लाया और जमीन में बो दिए। वो चुड़ैल बड़ी आतुरता से गन्नों के पकने का इंतजार कर रही थी और खेत के पास ही जमी रहती थी। उसने उस खेत की जानवरों से सुरक्षा भी की। फिर एक दिन महावीर अपनी पत्नी से फसल देखकर कहता है, वर्तिका, अब हम फसल काट सकते हैं। हमें बढ़िया उपज मिली है। लगता है हमें खूब लाभ होगा। तुम्हें क्या चाहिए उन पैसों से, मुझे बताओ। कमाया हुआ पैसा हमें यूं ही खर्च नहीं कर देना चाहिए। हमें बचत करनी होगी। भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम उसे खर्च कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर चुड़ैल ने सोचा, तो इतने इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। मुझे देर नहीं करना चाहिए और जितना दिल चाहे गन्ने खा लेने चाहिए, नहीं तो महावीर सारी फसल काट ही लेगा। ठीक है, चलो घर चलते हैं। कल जल्दी सुबह आकर सारी फसल काट लेंगे। जैसे ही वो दोनों घर के लिए निकले, उस चुड़ैल ने एक गन्ना उठाया और खाना शुरू कर दिया। सुबह होने से पहले पहले उस चुड़ैल ने सारी फसल खा ली और पास बह रही नदी से पानी पिया। फिर उसने जम के जम्हाई ली और सोचने लगी,
मुझे नींद आ रही है, जाकर तान के सोती हूँ अब। ये सोचते हुए वो चुड़ैल महावीर के खेत में मचान पर जाकर सो गए और खर्राटे लेने लगी। अगले दिन सुबह महावीर और वर्तिका जब खेत आए तो उन्हें वहाँ फसल दिखाई ही नहीं दी। वो दोनों दुख में डूब गए और रोने लगे। उनकी बात सुनकर वो चुड़ैल जाग गई और उनके पास आई। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? अब मौत के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। हमने इतनी मेहनत से इस फसल को उगाया था, लेकिन कटाई के वक्त सारी फसल ही गायब है और जमीन फिर खाली पड़ी है। हम साहूकार को क्या जवाब देंगे जिससे उधार लिया था? अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? चलो दोनों ही आत्महत्या कर लेते हैं, आओ। उनकी ये बातें सुनकर चुड़ैल ने सोचा, लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी। ये दोनों बड़े भले लगते हैं, उनकी फसल हड़प के मुझे क्या मिलेगा? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह उस चुड़ैल को उन दोनों पर बड़ी दया आई। इसी बीच उस जोड़े ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। जब वो दोनों कुएं में कूदने ही वाले थे, वो चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। उस चुड़ैल को देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए। डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं आई हूँ। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं मनुष्य मांस नहीं खाती, मैं शाकाहारी हूँ। मैंने ही तुम्हारे गन्ने खाए हैं, मुझे माफ कर दो। लेकिन आत्महत्या हर मुसीबत का हल नहीं है। आराम से सोचने से हर परेशानी का हल मिलता है। मैंने तुम्हें रुलाया है, तुम्हारी फसल भी मैं ही वापस करूंगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दो। ये कहने के बाद उस चुड़ैल ने फिर से उस खेत में गन्ने के बीज बोए। वो उस फसल की दिन रात निगरानी करने लगी। फिर एक दिन आया जब उसने गन्ने की फसल काटकर महावीर को दी। तुम कुछ भी कर सकती थी। तुम्हें हमें हमारी फसल वापस उगाकर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए इतना सब किया। तुम्हारे आभारी हैं हम। तुम्हें गन्ने बहुत पसंद है ना? लो, ये रहे। ये कहते हुए महावीर ने फसल का कुछ हिस्सा उस चुड़ैल को दिया और बाकी बाजार में बेच दिया। उस पैसे से महावीर ने अपने घर की मरम्मत कराई। तब से महावीर खुशी से रह रहा है।